ओके, हेलो। आज करेंगे लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम ये एक नया वर्ड है। लास्ट टॉपिक में आपने नया वर्ड सीखा था इनर्शिया। अब मोमेंटम, जब भी हम बात करते हैं मोमेंटम की तो आपके माइंड में क्या चीजें आनी चाहिए? मास और वेलोसिटी। बॉडी का मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? बॉडी के मास पे और बॉडी की वेलोसिटी पे। मोमेंटम कब बढ़ता और कम ज्यादा होता है? जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं। जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उसका मोमेंटम इंक्रीज कर जाता है। तो लीनियर मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय लेटर P। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हुआ? P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड CGS यूनिट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम मोमेंटम को न्यूटन के सेकेंड लॉ से रिलेट करेंगे। पहले समझो कि है क्या। यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट वर्ड रेट। जब भी हम रेट की बात करते हैं इट मींस वी आर कंपेयरिंग इट विद टाइम। फिर चेंज ऑफ मोमेंटम, बॉडी जब मूव करना शुरू की तब उसका मोमेंटम क्या था, और जब उसके ऊपर फोर्स लगाएगी तब उसका मोमेंटम कितना बढ़ा या कम हुआ, चेंज हो गई। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। उस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लगी उसके ऊपर डिपेंड करता है मोमेंटम कितना चेंज हुआ। मतलब फोर्स ज्यादा लगाई जाएगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा, फोर्स कम की जाएगी या उसके ऊपर ऑपोजिट साइड पे फोर्स लगाई जाएगी तो बॉडी का मोमेंटम कम हो जाएगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं। सपोज F इज द फोर्स अप्लाइड इन द बॉडी। बॉडी हैज मास m, velocity, initial velocity is u and final velocity is v. Initial momentum of the body mu, as you know momentum is mass into velocity mu, and final momentum is mass into velocity mv. V is the final velocity. अब यहाँ बात करें चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो mv माइनस mu, m कॉमन निकाल लिया, m ब्रैकेट में v माइनस u। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब मैं चेंज ऑफ मोमेंटम को रेट की बात कर रही हूँ, आई एम कंपेयरिंग इट विद टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी। चेंज है ना, चेंज को हम डेल्टा से लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन टी। ठीक है, टी क्यों आया? रेट की बात कर रहे हैं हम ये कंपेयरिंग इट विद द टाइम। तो डेल्टा पी क्या है? एम वी माइनस यू। डेल्टा पी के एम जो हमने यहाँ पे निकाला चेंज मोमेंटम है ना, डेल्टा पी एम वी माइनस यू अपॉन टी। वी नो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। हमने मोशन इन वन डायमेंशन में फॉर्मूला किया था, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। इस सारी चीज को हमने क्या बना दिया? a। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बना आपका? इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब वी नो दैट द फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम ड्राइव करेंगे। देखो आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या देखा था? जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो बॉडी एक्सेलेरेट करती है, या ऑपोजिट साइड पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की फोर्स कम होती है। ठीक है, तो फोर्स इज द फिजिकल कॉज विच चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, और व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन इट, तो बॉडी में ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। हम कहाँ लगा रहे हैं, कितनी लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, in nutshell force is the cause of acceleration। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना वो हमेशा क्वालिटी की बात करता है कि फोर्स लगी है तो इसमें ये चेंज है, फोर्स नहीं लगी तो चेंज नहीं है। ठीक है, अब जो सेकंड लॉ है न्यूटन का, ये क्वांटिटी बताएगा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैटर कर रहे हैं उसकी चेंज होने में। ठीक है, अगर बॉडी के ऊपर फोर्स ज्यादा लगाई है तो क्या होगा? उसका मास तो अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज की गई है। Second law of motion, Newton's second law of motion relates force with mass and acceleration। ठीक है, छोटी सी कॉमन लाइफ एग्जांपल है। अगर टेनिस बॉल को हल्का सा पुश करोगे, जेंटल पुश करोगे, वो थोड़ा सा आगे मूव करेगी, उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम जाएगा।
और अगर उसी टेनिस बॉल को आप हार्डली पुश करोगे तो बहुत आगे तक मूव करेगी, उसमें एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो फोर्स किससे रिलेटेड है? एक्सेलेरेशन से। कम फोर्स लगाई तो एक्सेलेरेशन कम, फोर्स ज्यादा लगाई तो एक्सेलेरेशन ज्यादा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलेरेशन इफ द मास ऑफ द बॉडी इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस कैन बी कंपेयर्ड बाय मेजरिंग द एक्सेलेरेशन। अब एक बॉडी है जिसपे F1 फोर्स लगाएगी, उसमें एक्सेलेरेशन हुआ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी उस पे फोर्स लगाएगी दैट इज F2, उसमें एक्सेलेरेशन हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो जिस बॉडी में एक्सेलेरेशन ज्यादा हुआ, डेफिनेटली हम ये बोलेंगे इस बॉडी पे F2 बॉडी पे फोर्स ज्यादा लगाई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2 इज 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F। ठीक है, तो इस सारी डिस्कशन के बाद रिजल्ट क्या निकला? न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन फाउंड दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अगर बॉडी के ऊपर फोर्स कम लगाएंगे तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, अगर बॉडी के ऊपर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मोर द फोर्स अप्लाइड, more will be acceleration, less the force applied, less will be acceleration. न्यूटन के सेकंड लॉ ने आपको क्या बताया कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने इतना पढ़ा, लेट्स सी आवर डेली लाइफ एग्जांपल्स कि हमने जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो है ऐसा कि नहीं। तो जो हमने डिराइव किया पहले इसको देख लें। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी अपॉन टी, और इससे हम क्या देख रहे हैं? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर हम टाइम इंटरवल बढ़ा देते हैं, इफ इंक्रीज द टाइम इंटरवल, तो फोर्स का इफेक्ट कम रह जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल है, जब भी आपने क्रिकेट खेलते हो आप लोग, तो आप क्या देखते हो? जब बॉल को कैच करना है तो हमने क्या देखा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर हम टाइम इंटरवल बढ़ा देते हैं तो हमारी फोर्स का इम्पैक्ट कम रह जाता है। जब क्रिकेट खेलते हैं तो जब बॉल को कैच करते हैं तो बॉल को ऐसे कैच करते हैं, एकदम से ऐसे नहीं कैच करते, ऐसे कैच करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वी इंक्रीज द टाइम इंटरवल ताकि हमारे हाथ पे उसका इम्पैक्ट कम पड़े, हमारे हाथ पे चोट ना लगे। वी इंक्रीज द टाइम इंटरवल, वी ऑलवेज डू लाइक दिस, है ना? सो व्हाइल कैचिंग अ बॉल, क्रिकेटर विथड्रॉज हिज हैंड्स अलोंग विद बॉल, जस्ट वी आर इंक्रीजिंग द टाइम इंटरवल ताकि फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाए। एथलीट ऑफन लैंड्स ऑन सैंड आफ्टर टेकिंग अ हाई जंप। जब हाई जंप लेते हैं तो हमेशा वहां मिट्टी क्यों होती है, हार्ड सरफेस क्यों नहीं होता? मिट्टी इसलिए है कि जैसे वो लैंड करेगा, वो मिट्टी से होकर जाएगा, उससे क्या होगा? टाइम इंटरवल बढ़ा दिया और हार्ड सरफेस के इम्पैक्ट से बच जाएगा, वो उसको चोट नहीं लगेगी। थर्ड, अगर ग्लास वेसल हार्ड सरफेस पे गिरता है तो वो ब्रेक कर जाता है। वही ग्लास वेसल अगर कारपेट पे गिरता है वो नहीं गिरता। क्यों? जब कारपेट पे वो गिरता है तो उसका टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाता है जिससे वो नहीं टूटता। अब इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ आपको मैं। When a glass vessel falls on hard floor, time period of collision is less and more force is experienced. Hard floor पे क्या हुआ? टाइम पीरियड कम है, ज्यादा फोर्स लगी। While on the soft surface, period of collision increased, टाइम पीरियड बढ़ गया, so force decreases due to which the glass does not break. ये तीनों एग्जांपल्स को पढ़ोगे वो क्लियरली सारा समझ आ जाएगा।